औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रफ़ी इस्लाम इजी मैथ्स के साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलें। इल्म फैलाना नेकी का काम है। आपने क्या करना है, अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है ताकि लोग मैथमेटिक्स को समझ जाएं कि मैथमेटिक्स वाकई आसान है, मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। चैप्टर 7 है, इसमें से बोर्ड में एक शॉर्ट या दो शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है बोर्ड के एग्जाम में। आसान चैप्टर है। चैप्टर का नाम वेक्टर्स एक्सरसाइज 7.3 स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट भी इसका दूसरा नाम है, तीसरा नाम। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर u है x1i प्लस y1j प्लस z1k और हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है v इज इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k। अब इनका डॉट प्रोडक्ट हम डिफाइन करने जा रहे हैं। u डॉट v किसके बराबर है? पहले आपने u वेक्टर की वैल्यू x1i प्लस y1j प्लस z1k और उसके बाद जो दूसरा वेक्टर है x2i प्लस y2j प्लस z3k दूसरा वेक्टर लिख दिया। अब डॉट प्रोडक्ट किस तरह डिफाइन होता है कि i का कोफिशिएंट i के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी कि x1 मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ, ये दोनों i के कोफिशिएंट्स हैं। उसके बाद y1 और ये y2 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ये j के कोफिशिएंट्स हैं। उसके बाद z1 और z2 मल्टीप्लाई हो गए क्योंकि ये k के कोफिशिएंट है। सेंटर में एडिशन का साइन इनके दरमियान आपके सामने नजर आ रहा है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या परपेंडिकुलर वेक्टर कौन से होते हैं? टू वेक्टर्स हमारे पास ऑर्थोगोनल कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ के इनके दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल हो जाए। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे या ऑर्थोगोनल होंगे, और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। डॉट प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट सेम है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आई डॉट आई 1 के बराबर है, जे डॉट जे 1 के बराबर है, के डॉट के 1 के बराबर है। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई ये सारे 0 के बराबर हैं। स्केलर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वो कम्यूटेटिव होता है, यानी कि आई डॉट जे बराबर होगा जे डॉट आई के, जे डॉट के बराबर होगा के डॉट आई के और के डॉट आई बराबर होगा आई डॉट के। ठीक है, लेकिन वो वेक्टर जीरो के इक्वल होते हैं। लेकिन u डॉट v जैसे कम्यूटेटिव हैं v डॉट u के बराबर, u डॉट v बराबर होगा v डॉट u के। ये वेक्टर्स क्या हैं? कम्यूटेटिव हैं, ये प्रॉपर्टी है। आई डॉट जे मैंने कहा 0 के बराबर है, जे डॉट आई भी 0 के बराबर ही होगा। जे डॉट के 0 के बराबर है, के डॉट जे भी 0 के बराबर होगा, के डॉट आई 0 के बराबर है, आई डॉट के भी 0 के बराबर होगा। यू डॉट वी डिफाइन कर चुका हूं। अब यू डॉट यू क्या होता है? यू मैग्नीट्यूड का स्केल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर concurrent. Prove that perpendicular bisectors of the sides of the triangle are concurrent. सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हमने गौर से समझना है कि कोई भी ट्राइंगल है, राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब आपको पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब है कि 90 का एंगल होना चाहिए। बाइसेक्ट का मतलब है कि लाइन को मिड पॉइंट से गुजरना चाहिए, यानी कि लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में से गुजरना चाहिए। मिड पॉइंट क्या होता है? लाइन के सेंटर में से गुजरे जो लाइन, यानी कि 90 का एंगल बनाए और मिड पॉइंट से गुजरे, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम यहाँ पे
कोऑर्डिनेट्स की गिवन नहीं है तो कोऑर्डिनेट्स को हम सपोज करेंगे। ए की कोऑर्डिनेट्स को A0 लिखेंगे अगर हम एक्स एक्सिस पे लिखना चाहते हैं। उससे कुछ क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं, जैसे कि हमने लास्ट अभी क्वेश्चन किया था, तो वहां पे क्योंकि डिस्टेंस निकालना था तो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट्स लेके और एक ओरिजिन पे पॉइंट लिया था और उसका मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज का फाइंड करना था। वो मैंने एवरेज क्योंकि कोऑर्डिनेट्स की निकालनी थी तो एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स किस किस्म के होने चाहिए। तो यहाँ पे ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है। हमें क्योंकि डिस्टेंस फाइंड नहीं करना तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की हमें जरूरत नहीं है, हमें पोजीशन वेक्टर से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ए का पोजीशन वेक्टर ए है, ए के नीचे हमने लाइन लाजमी लगानी है क्योंकि वेक्टर है। बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो बी है, बी के नीचे हमने लाइन लाजमी लगानी है। और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी है, सी के नीचे हमने लाइन लाजमी लगानी है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाना। अब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ओ है जो कि ए के बराबर है, और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी है जो कि बी के बराबर है, और पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी है जो कि सी के बराबर है। अब क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो मिड से गुजरना चाहिए, तो हमें क्या करना है? मिड पॉइंट को फाइंड करना है। डी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। ई किसका मिड पॉइंट है? आपको नजर आ रहा है, बी और सी का है। और जो एफ है वो मिड पॉइंट किसका है? ए और सी का है। पहले जो मिड पॉइंट था डी वो ए और बी का था, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि डी मिड पॉइंट है ए बी का, और जो ई है वो मिड पॉइंट है बी सी का, और एफ है मिड पॉइंट सी ए का रिस्पेक्टिवली। अब मिड पॉइंट क्या होता है कि एवरेज होती है। अब क्योंकि डी मिड पॉइंट है ए और बी का, तो ए और बी की एवरेज ए प्लस बी बाई 2 आ जाएगी। क्योंकि ए और बी पोजीशन वेक्टर है, इनके नीचे लाइन आपने लाजमी लगानी है। इसी तरह जो पॉइंट ई है इसका पोजीशन वेक्टर ओ ई होगा। अब यहाँ पे ये बी और सी का क्योंकि मिड पॉइंट है ई, तो बी प्लस ई बाई 2 ओ ई की हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ओ एफ ये आपने डॉटेड से रिप्रेजेंट करना है, या ओ डी को या ओ ई को। लाजमी नहीं कि ओ एफ को ही डॉटेड से रिप्रेजेंट करें, हमने सपोज करना है जो डॉटेड है ये बेसिकली हमने इस चीज को प्रूव करना है। और दो चीजें हम सपोज कर रहे हैं, वो क्या? ओ डी और ए बी आपस में परपेंडिकुलर, हमने इनको सपोज करना है। और ओ ई और बी सी को हमने सपोज करना है कि ये परपेंडिकुलर है। तीसरा वेक्टर अगर इनकी रिजल्ट से प्रूव हो जाएगा कि ए सी और ओ एफ अगर परपेंडिकुलर हो जाएंगे इन दोनों के रिजल्ट से, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। अब ओ आपका ओरिजिन है। अब हमने दो वेक्टर क्या करने हैं? डॉटेड ड्रॉ नहीं करने, ओ डी और ओ ई, ये हमने डॉटेड ड्रॉ नहीं किया। और ओ एफ को मैंने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एफ मिड पॉइंट किसका था? ए और सी का, तो ए और सी की हमने एवरेज ए प्लस सी बाई 2 निकाल ली। अब क्या हम सपोज करें? लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी ज्वाइन एफ विद ओ। दो तो चीजें हमने शुरू में सपोज कर ली थी। सबसे पहले हमने क्या करना है? वेक्टर्स को फाइंड करना है। एक वेक्टर ए बी है, ठीक है, जो आपको साइड्स आ रही हैं। ए बी क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए के बराबर, ओ बी बी के बराबर है और ओ ए के बराबर है। इसके बाद हमने सी बी वेक्टर फाइंड करना है जो कि ओ बी माइनस ओ है। सेकेंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने माइनस करना होता है, वेक्टर की डेफिनेशन है। सी बी हमने फाइंड कर लिया, ओ बी बी के बराबर है और ओ सी सी के बराबर है। थर्ड वेक्टर ए सी है, वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट सी है, उसका पोजीशन वेक्टर हमने पहले लिखना है, और इसमें से फर्स्ट पॉइंट ए है उसका पोजीशन वेक्टर हमने माइनस कर लेना है। ये वेक्टर की डेफिनेशन है। ओ सी बराबर है सी के और ओ ए बराबर है ए के। तीनों वेक्टर हमने सबसे पहले क्या कर लिए? फाइंड कर लिए। अब हम यहाँ पे डायग्राम में जैसे कि देख सकते हैं, इसको जरा आपको मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ। ओ डी किसके परपेंडिकुलर है? ए बी के। ये हमने सपोज करना है।
ओ डी परपेंडिकुलर है ए बी के, तो दोनों वेक्टर्स की सबसे पहले मेरे पास क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए मैंने वो वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। ओ डी ए बी के परपेंडिकुलर है, तो भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स कब होते हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट अगर हमारे पास 0 के बराबर हो। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, ये देख सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है कि ए लाइन परपेंडिकुलर टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड पासेस थ्रू द मिड पॉइंट, एक तो लाइन परपेंडिकुलर हो और दूसरा मिड पॉइंट से गुजर रही हो तो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं, अगर तीनों लाइंस एक पॉइंट से गुजरे तो वो लाइंस कंकरेंट होती हैं। यू डॉट वी किसके बराबर है, यू मैग्नीट्यूड के स्केयर के बराबर है। ठीक है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों। ओ डी की वैल्यू क्या है आपके पास, a प्लस वी बाई 2 है, और ए बी की वैल्यू क्या है, b माइनस ए है, ये आपके सामने मौजूद है। ओ डी हमने फाइंड किया था a प्लस वी बाई 2, और ए बी आपके सामने है, b माइनस ए वैल्यूज पुट कर दी, सेंटर में डॉट है। जो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड जो हो रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे 0 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जो 2 डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे 0 के साथ आके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखें, बात एक ही है। b माइनस ए को हमने एज इट इज लिखा, सेंटर में डॉट है। a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। b आपका a के बराबर है और a आपका b के बराबर है। अगर a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला हम समझते हैं तो a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला a स्केयर माइनस बी स्केयर होता है, तो ये b स्केयर माइनस ए स्केयर आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। एक रिजल्ट हमने लिख दिया, अब दूसरा रिजल्ट हम आपके सामने लिखते हैं। अगेन यहाँ पे आप देखें कि ओ ई परपेंडिकुलर किसके, बी सी के। ओ ई परपेंडिकुलर है बी सी के, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओ ई इज परपेंडिकुलर टू सी बी या बी सी। ओ ई की वैल्यू b प्लस सी बाई 2 है और सी बी की वैल्यू b माइनस सी है। ये हमने फाइंड दोनों वैल्यूज की थी, यहाँ पे पुट कर दी गई हैं। ये जो 2 है 0 के साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे तो 2 जो डिवाइड हुआ था लेफ्ट साइड पे b प्लस सी के नीचे, वो राइट हैंड साइड पे आएगा तो 0 के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। b प्लस सी हमारे पास एज इट इज आएगा और b माइनस सी हमारे पास एज इट इज आएगा, डॉट प्रोडक्ट b में मौजूद है। अब यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये फॉर्मूला होता है। इसको हमने यूज कर लिया। ए आपका बी के बराबर है और बी आपका सी के बराबर है, तो बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, बी स्केयर माइनस सी स्केयर बन जाएंगे। दो रिजल्ट आपने फाइंड कर लिए, एक इक्वेशन 1 से हमने रिप्रेजेंट कर दी, दूसरे रिजल्ट को हमने इक्वेशन बी से रिप्रेजेंट कर दिए। अब आप दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप लास्ट स्लाइड में देखें, बी स्केयर माइनस ए स्केयर भी 0 के बराबर है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था बी स्केयर माइनस ए स्केयर, और बी स्केयर माइनस सी स्केयर भी 0 के बराबर है। अगर दोनों का आंसर 0 के बराबर है, अगर दोनों 0 के बराबर है, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। बी स्केयर माइनस ए स्केयर बराबर होगा बी स्केयर माइनस सी स्केयर, क्योंकि दोनों 0 के बराबर हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बी स्केयर और बी स्केयर आपस में कैंसिल हो सकते हैं। अगर इक्वल की अपोजिट साइड पे दो वैल्यूज बराबर हो तो वो कट हो सकती हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, जो माइनस सी स्केयर था राइट हैंड साइड पे, वो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा कि प्लस हो जाएगा, और ए स्केयर ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव के साथ मौजूद है, इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये सी स्केयर माइनस ए स्केयर बन जाएगा सी प्लस ए सी माइनस ए।
दोनों वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएंगी, सी प्लस ए को भी ब्रैकेट में लिखेंगे, सी माइनस ए को भी ब्रैकेट में लिखेंगे, डॉट बीच में आ जाएगा। अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, सी प्लस ए को भी 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। सी माइनस ए को 2 पे डिवाइड नहीं करना, इसकी रीजन आपको बताऊंगा। दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो किसी एक वैल्यू को 2 पे डिवाइड करेंगे, 0 को 2 पे डिवाइड करते हैं, आंसर 0 ही होता है। ए प्लस सी वैल्यू थी ओ एफ की और सी माइनस ए वैल्यू थी ए सी की। तो शुरू में हमने क्या सपोज किया था वो आपको दिखाता हूँ। फाइनल हमारा तकरीबन क्वेश्चन जा रहा है। ए बी को हमने सपोज किया था कि परपेंडिकुलर है ओ डी के, वहां से एक रिजल्ट हमारे पास आया था। और फिर हमने सपोज किया था कि ओ ई परपेंडिकुलर है बी सी के, दूसरा रिजल्ट यहां से आया था। इन दोनों के रिजल्ट से हमने क्या किया है, ए बी को ओ एफ के परपेंडिकुलर प्रूव करा दिया है। ये देख सकते हैं ए सी ओ एफ के परपेंडिकुलर हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, विच शोज दैट ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, हेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट। तीनों पॉइंट्स एक जगह पे मिल चुके हैं, यानी कि तीनों लाइनें बेसिकली एक पॉइंट से गुजर चुकी हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर तीनों लाइंस एक पॉइंट से गुजरे तो उसको हम कहते हैं कंकरेंट। तो यही हमने प्रूव करना था।